आइए आज के इस क्लास में जो हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और देखिए ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या कहता है, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चंस डिस्कशन कर दिया है। आगे देखेंगे यहां पर क्वेश्चंस कहता है कि समुद्रगुप्त के जीवन तथा उपलब्धियों का क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त का सबसे पहले आपको जीवन परिचय करना है, फिर उसने अपने जीवन काल में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की इसके बारे में आपको बताना है। लेकिन यहीं तक रुकने वाला नहीं मैं, क्योंकि क्वेश्चंस कैसा भी पूछे आपको जवाब करना है। और कैसे जवाब करोगे भाई, अगर क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछ ले, समुद्रगुप्त की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का क्या करे, वर्णन करे, फिर भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या यहीं पर रुक जाओगे? नहीं भाई साहब, एक और तरीके देख लो। एक और तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करे और फिर उसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता था, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था, इसके बारे में अगर वर्णन करने के लिए पूछे, बताने के लिए पूछे, तो आप आंसर कैसे करोगे? बिल्कुल ही टॉपर की तरह, जैसे टॉपर अपना आंसर राइटिंग करते हैं, आज के इस क्लास में मैं आपको वैसे ही आंसर राइटिंग कराने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको हर प्रश्न में एक चीज बताया है, आपको ध्यान होगा। कमेंट करके बताइए मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में क्या बताता हूं। भैया पहले की पॉइंट खोजो। की पॉइंट क्या है आपका? समुद्रगुप्त। की पॉइंट क्या है आपका? समुद्रगुप्त। तो बात करें समुद्रगुप्त की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व और इसके बाद जो है उसका जीवन परिचय कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो ध्यान से जरा समझना कि समुद्रगुप्त कौन थे। देखिए समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करूं तो गुप्त वंश का एक शासक था। कौन? तो चंद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का एक शासक था चंद्रगुप्त, यह इसी के पुत्र थे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र था। और चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। और इसी दोनों का पुत्र था भाई साहब आपका कौन? तो समुद्रगुप्त। अब जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो देखिए समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त जिन्होंने प्राचीन भारत के सम्राट के रूप में यहां पर कब से कब तक शासन किया, तो 335 ईस्वी से लेकर 380 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने भारत पर क्या किया था? शासन किया था। आइए अब आगे देखते हैं। इन्होंने अपने शासन के तहत, समुद्रगुप्त जो थे, इन्होंने अपने शासन के तहत जो है सैन्य विजय और राजनीतिक गठजोड़ के माध्यम से जो है गुप्त साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार किया। ठीक है, और इन्हीं के कारण जो है इतिहासकार जिसका नाम था एडम स्मिथ, क्या नाम था? स्मिथ। और स्मिथ भाई साहब ने क्या किया, तो इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? तो यह स्मिथ के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? तो आप याद रखोगे, इसके सैन्य विजय और राजनीतिक गठजोड़ के माध्यम से जो इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था, जिसके लिए इसे क्या मिला, तो भारत के नेपोलियन की संज्ञा मिली। उसने कई पड़ोसी राज्यों को हराया और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर जो है उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो यह था इनका व्यक्तित्व। अब आगे बात करते हैं कि इसका जीवन परिचय क्या है। तो देखिए जीवन परिचय की अगर बात कर ले तो सबसे पहले तो हमें इसके जन्म के बारे में जानना है। तो देखिए इसके जन्म के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में मतभेद माना जाता है। इसके बावजूद भी इसका जन्म जो है 318 ईसा पूर्व तक जो है लगभग मानी जाती है। इसका जो नाम था क्या था, तो समुद्रगुप्त था। इसकी जो उपनाम की अगर बात कर लिया जाए तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके पिता कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। और वहीं पर अगर बात कर लिया जाए, देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में, किसमें? चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में। तो देखिए भाई साहब समुद्रगुप्त जो थे यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था यह किसका पुत्र था भाई? समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर इसके शासनकाल की बात कर लिया जाए तो लगभग 335 से लेकर 380 ईसा पूर्व तक जो था यह किसका शासन था? समुद्रगुप्त का शासनकाल था। वहीं पर बात करें यह किस वंश से था, तो गुप्त वंश से था। बात करें इसके धर्म की, किसकी बात करें? इसके धर्म की अगर मैं बात करूं तो यह हिंदू धर्म से था और वैष्णव था। क्या था? विष्णु के उपासक थे। इसके बाद इसकी जो निधन होती है कब होती है? 380 ईसा पूर्व में होता है। तो यह था इसका जीवन परिचय। लेकिन क्वेश्चंस ने क्या कहा है? क्वेश्चंस ने हमें कहा है कि इसके उपलब्धियों के बारे में भी हमें सुझाइए। तो चलिए हम इसके उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो बात करें इसके उपलब्धियों के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि समुद्रगुप्त जो है इसकी कौशलता जो कि पूरे विख्यात है इतिहास के पन्नों में, और समुद्रगुप्त ने वीरता और रण कौशलता से साम्राज्य की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम के सीमांत राज्यों से दक्षिण और पूर्व पश्चिम के समुद्रों तक जो है क्या किया, तो फैलाने का काम किया। वहीं पर इसकी उपलब्धियां सिर्फ इतनी ही नहीं, आगे देखिएगा इसकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने में तो निपुणता हासिल करी ही, समुद्रगुप्त ने अपने कार्यकाल में गुप्त साम्राज्य का क्या किया, तो विस्तार
विस्तार किया। उन्होंने अपने शासन काल में बड़े बड़े क्षेत्रों को जो है अपने अधीन कर लिया और विभिन्न राज्यों का क्या किया, तो एकीकरण किया। कहने का मतलब वह जिस राज्य को जीतता जाता था, जो भी बड़े बड़े राज्य थे, उस राज्य को अगर जीतता था, जैसे कि मान लीजिए 3-4 राज्य है जिसको उसने जीत लिया, तो जीतने के बाद इसे क्या करता था, एकीकृत कर देता था, यानी कि एक सूत्र में बांध देता था, सभी को मिलाकर एक ही राज्य बना देता था। जैसे कहा जाए तो उन्होंने नागासेन राज्य, प्रतिहार राज्य, बंगाल, क्या कहते हैं उड़ियाना, और इसके बाद कठियावाड़ को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इससे वे एक महत्वपूर्ण साम्राज्य निर्माता भी बन गए। आगे बात करेंगे इसके सांस्कृतिक उत्थान के बारे में। तो देखिए, सांस्कृतिक उत्थान की बात कर लिया जाए तो समुद्रगुप्त का जो काल था, यह गुप्त साम्राज्य का सांस्कृतिक उत्थान के रूप में माना जाता है। उन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, औषधीय ज्ञान और धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में जो है बहुत ही बड़ा योगदान दिया। उसके समय में कवियों तथा विद्वानों का प्रशंसा और सम्मान हुआ और साहित्य कार्य उत्कृष्टता के साथ साथ जो है प्रकाशित किए गए। आगे बात करेंगे इसके आर्थिक प्रगति के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, आर्थिक प्रगति जो है, समुद्रगुप्त ने आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपने साम्राज्य के अंतर्गत। उन्होंने वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और स्वतंत्र व्यापारिक समूहों को क्या किया, तो स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखेंगे उसकी सरकारी नीतियां जो थी। ठीक है, उसकी सरकारी नीतियां जो थी, सरकारी नीतियां उद्योग, वाणिज्य गतिविधियां, इसके बाद कहा जाए तो औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को भी उन्होंने क्या किया, तो प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, उसे भी दिशा प्रदर्शित करने का प्रयास किया। आगे इसके सैन्य उपलब्धियों के बारे में बात कर लिया जाए तो देखिए, समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय का अभियान जो है कहां से स्टार्ट किया, तो उत्तर भारत से स्टार्ट किया और इस अभियान में उसने अच्युत, नागसेन, कोकुल तथा कई अन्य राजाओं को जो है जीत कर क्या किया, तो उसे अपने अधीन में कर लिया। आगे देखिए, इतना ही नहीं, आगे आर्यावर्त के अभियान के बाद, किसके अभियान के बाद, आर्यावर्त जो कि उत्तर में क्या कहते हैं, उत्तर भारत में स्थित है, तो आर्यावर्त के अभियान के सफलता के बाद जो है इसने क्या किया, तो दक्षिण भारत की ओर अपना अभियान चलाना शुरू कर दिया और इन्होंने दक्षिण भारत के भी 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करके उसे क्या किया, तो अपने अधीन कर लिया। आगे देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यह भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों के शासकों को भी क्या किया था, अपना दास बना लिया था। अर्थात कहने का मतलब आठविक राज्य जो था, आठविक राज्य के शासक यानी कि आठविक राज्य जो भी, यह भी समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आपने क्वेश्चंस में देखा था कि आखिर समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा गया, या फिर नेपोलियन से इसकी तुलना हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, स्मिथ ने जो इसको नेपोलियन की संज्ञा दी थी, इसका कोई वास्तविक मूल कारण यह नहीं था कि वास्तव में वह नेपोलियन के व्यवहार से क्या कहते हैं प्रेरित थे या फिर नेपोलियन जैसे थे। देखो, इसका मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण यह था कि समुद्रगुप्त जो को चाहते थे वह क्या करना, तो समुद्रगुप्त को वह चाहते थे कि इतिहास के पन्नों में वह इस प्रकार से रेखांकित हो जिस प्रकार से नेपोलियन रेखांकित है। कहने का मतलब यह है कि स्मिथ ने समुद्रगुप्त के कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए टिप्पणी की थी कि समुद्रगुप्त जो है यह भारत का नेपोलियन है। ठीक है, लेकिन यह टिप्पणी समुद्रगुप्त के नेपोलियन की तुलना के लिए नहीं की गई थी। यानी कि किसी से अगर मान लीजिए किसी से किसी की तुलना करी जाए, गुरु से शिष्य की अगर तुलना कर ली जाए, भले ही शिष्य ने क्या किया, गुरु से अधिक शिक्षा ग्रहण कर ली हो, लेकिन क्या गुरु तो कभी भी गुरु ही होगा, शिष्य कभी भी शिष्य होगा। तो तुलना का मतलब यह नहीं होता है कि किसी को नीचे दिखाना, कहने का मतलब कि उसके जैसा दिखाने की प्रयास करना। ऐसा यह किया गया किसके द्वारा, तो स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त और नेपोलियन के बीच में। बल्कि क्या है, तो विश्व इतिहास में नेपोलियन की महानता को जिस तरह रेखांकित किया गया है, वह स्मिथ चाहते थे कि भारतीय इतिहास में भी समुद्रगुप्त को उसी महत्व से रेखांकित किया जाना चाहिए। बस इसलिए उसने क्या किया था, तो ऐसा क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त को किसकी संज्ञा दे दी, तो नेपोलियन की संज्ञा दे दी। तो कुल मिलाकर इस तरीके की जानकारी थी। आगे बात करेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर एक चीज आपको ऐड जरूर करना है, वह है निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी कि इन सभी कथनों से हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इस सभी कथनों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था एक बहुत ही महान शासक हुआ करते थे। उसने अपने विजय अभियानों के द्वारा जो है संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। दूसरा बात करें तो उसने छोटे छोटे राज्यों से विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली, यानी कि छोटे छोटे राज्यों को जीतकर वह एकीकृत कर दिया करता था और जैसे ही एकीकृत कर दिया तो वह बड़ा राज्य बन गया, यानी कि उन्होंने विशाल साम्राज्य अपना बना लिया। उसने अपने दिग्विजय के बाद जो है एक अश्वमेध यज्ञ की क्या कहते हैं आयोजन करते हैं और इसके बाद आयोजन करने के साथ देखो इस अवसर पर उसने क्या किया, तो इस अवसर पर उसने एक विशेष प्रकार का स्वर्ण मुद्रा भी प्रचलित किया, जिसमें जिसके एक और कहा जाए तो घोड़ी की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, और उसके नीचे
नीचे जो है अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ था। लेकिन दूसरी ओर अगर बात कर लिया जाए तो देखो ये चीजें समझने वाली बात है। यहां पर दूसरी ओर अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर लिखा हुआ था राजाधिराजा पृथ्वी मां वजितं, ठीक है, दिव्यंग जयति, संस्कृत के श्लोक है, अप्रतिवार्य वीर्य, तो यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, तो राजाधिराज जो है वह पृथ्वी को जीतकर अब, ठीक है, राजाधिराज यानी कि यह स्वयं के बारे में बता रहे हैं, राजाधिराज जो है यह पृथ्वी को जीतकर अब स्वर्ग की जय कर रहा है, उसकी शक्ति और तेज अप्रतिम है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया था उसके दूसरी ओर, ठीक है। तो कुल इस प्रकार से आपको निष्कर्ष करना है। अगर आपको यह क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो आपको छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।